शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को तकलीफ तो होती है पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने YouTube चैनल भारती क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर आपके बीच लेके आया हूं, जो JSSC के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है सेकेंड, भूगर्भिक संरचना। आखिर झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ की जो पत्थर है, चट्टान है, ये सब के निर्माण कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में यहाँ की इस अध्याय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड अपनी भूगर्भिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिजों तथा जनजातीय संख्या के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत में विशिष्ट स्थान रखता है। जो झारखंड है वो अपनी जलवायु के कारण, प्राकृतिक वनस्पति के कारण, खनिज के कारण, जनजाति कारण भारत में ये अपना पहचान बनाया है। ठीक है, यह अति प्राचीन संरचना गोंडवाना भूखंड तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी छोर में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ये कौन, झारखंड, जो झारखंड है वो गोंडवाना भूखंड तथा प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पे है, तो उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड क्षेत्र का निर्माण आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानों से हुआ। झारखंड क्षेत्र का निर्माण आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानों से हुआ। ये जो झारखंड का जो निर्माण हुआ आर्कियन युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ था। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे से पढ़ाऊंगा इसके बारे में वहां पे बताऊंगा। ठीक है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड की भूगर्भिक संरचना को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। अब भूवैज्ञानिक जो भूमि का जो वैज्ञानिक होता है उसके अनुसार क्या है ना, झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है, भूमि के अंदर क्या है संरचना, उसके बारे में इसको जो बांटा है। तो फर्स्ट है आर्कियन क्रम, सेकेंड है विंध्यन क्रम, तीसरा है कार्बोनिफेरस क्रम, चौथा है परमियन ट्रियासिक क्रम, पांचवा है गोंडवाना क्रम, छठा है सीनोजोइक क्रम, सातवां है नवीन निक्षेप। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं। फर्स्ट है आर्कियन क्रम। तो क्या बोलता है आर्कियन क्रम के बारे में कि आर्कियन क्रम की चट्टानें भूपटल की प्राचीनतम चट्टान है। ये जो आर्कियन क्रम है भूपटल, भूमि, ठीक है, की प्राचीनतम चट्टान है। इस अवस्था की चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। जो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक तो आर्कियन क्रम खुद है और दूसरा धरवाड़ क्रम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। देखते हैं आर्कियन क्रम क्या है। बोलता है कि पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे चट्टान, ज्वालामुखी, ठीक है, तो ये चट्टान जो आर्कियन क्रम का जो चट्टान है, तो क्या वो मान लेते हैं कि ये लैंड है। ठीक है, ये लैंड है और यहाँ पे मैग्मा है। ठीक है, तो मैग्मा जब लिक्विड, ये भी मान लीजिए ज्वालामुखी का पार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख नहीं होगा, सॉरी, ये देखिए, ठीक है, ये मैग्मा है, ये पूरा मैग्मा है, इसमें भी मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, तो जब मैग्मा, लावा जब तरल अवस्था में था और तरल अवस्था से ठोस होने का जो क्रम था, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, तरल से ठोस होने के क्रम को आर्कियन क्रम के चट्टान कहते हैं। देखिए क्या होता है, पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ, मतलब लिक्विड से जब ये ठोस हुआ, तरल से जब ठोस होने का जो क्रम था, ठीक है, उसी समय इस चट्टान का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि लावा जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है, बहुत,
तो क्या उस समय उसमें कोई जीवन यापन कर सकता है? नहीं करता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है उसी में यही कि इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आर्कियन क्रम के चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि आर्कियन क्रम के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यह चट्टान रूपांतरित हो गई तथा इसका अपरदन भी हुआ। अपरदन जानते होंगे, झड़ना उड़ना, ठीक है, जिसके कारण ये विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। ग्रेनाइट तथा नीस इसी समय के प्रमुख चट्टान है। जो ग्रेनाइट और नीस है जो इस आर्कियन क्रम के चट्टान का में से ही प्रमुख चट्टान है ये, ठीक है। और ये जो आर्कियन क्रम का जो चट्टान है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, विच्छिन्न यहाँ लिखा हुआ देखिए, जिसके कारण यह विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। ठीक है, देखिए आर्कियन क्रम का चट्टान, देखिए यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे क्या लिखे, जिसके कारण ये विच्छिन्न रूप में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर्कियन क्रम चट्टान को कैसे इंडिकेट किया, इस कलर में इंडिकेट किया। देखिए ये मतलब हर जगह को, देखिए पूरा झारखंड में ये पाया जाता है, देखिए है ना ये चट्टान। तो इसीलिए मैंने वहाँ लिखा कि झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं गोंडवाना क्रम। ठीक है, देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि आर्कियन क्रम के चट्टान में किस प्रकार की चट्टान और पाई जाती है? तो ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस जो है इसी समय के प्रमुख चट्टान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते धरवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम के अपरदन एवं निक्षेपण से धरवाड़ क्रम की चट्टान निर्मित हुई। अब जो था कि जो आर्कियन क्रम में जो चट्टान बने थे, ठीक है, उसके अपरदन से ही धरवाड़ क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, यह भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है। इस समय जीवों का विकास न होने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया था। मतलब इस समय जो था ना, आपको आगे ही बताया कि आर्कियन क्रम में क्या था, लावा था, मैग्मा था, तो उस समय जो जीव धरती पाया नहीं था, तो जीव धरती पर ना होने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया गया। तो ये भी तो उसी का पार्ट है, धरवाड़ भी। तो इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि धरवाड़ में भी जीवाश्म पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। इस चट्टान का नामांकन कर्नाटक के धरवाड़ जिले पर हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये धरवाड़ क्रम का जो चट्टान है वो कर्नाटक के एक धरवाड़ जिला के नाम पर हुआ था। ठीक है, पर जहां पर सर्वप्रथम इस प्रकार की चट्टान की खोज हुई थी, मतलब धरवाड़ क्रम का जो चट्टान का जो सर्वप्रथम खोज हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो ये कर्नाटक का जो धरवाड़ जिला है उसी पे इसका नाम रखा गया था धरवाड़। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन ये बहुत आता है कि धरवाड़ का नाम, जो धरवाड़ क्रम का जो झारखंड में चट्टान पाए जाते हैं उसका नामांकन कैसे हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के धरवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम धरवाड़ पर है। ठीक है, अब आप देखिए इधर, अगर इसमें तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, झारखंड में इस क्रम धरवाड़ को कोलाहन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि झारखंड में इस क्रम धरवाड़ को, मतलब यह जो क्रम है धरवाड़ को किस श्रेणी के नाम से जाते हैं? तो कोलाहन श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्रम की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम आपको मैप के हेल्प से बताता हूँ। देखिए ये मैप है, तो क्या बताया, इस चट्टान का जो मुख्यतः है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में पाया जाता है। देखिए ये जो चट्टान है ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मतलब 1 2 3 इसी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम, ये सरायकेला खरसावां है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये धरवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है। क्योंकि देखते होंगे कि लोहा, जो आप लोग जानते होंगे कि जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा लोहा होता है, तो उड़ीसा, ये उड़ीसा का जो उड़ीसा नीचे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में ये जो क्षेत्र इधर का है, तो इसमें लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। तो इस कारण से यहाँ पे मतलब ये धरवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताओ, क्लियर होगा थोड़ा। देखिए धरवाड़ क्रम में धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ है। धरवाड़ क्रम में धात्विक खनिजों का जमाव जो है बड़े पैमाने पर। थोड़ा धात्विक का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। धात्विक मतलब जिस खनिज से धातु निकलता हो। ठीक है, धात्विक का मतलब धातु, जहाँ पे जिस नाम से धातु निकलता हो। ठीक है, तो उसी बोलते धात्विक।
तो धरवाड़ क्रम में धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पे है। तो इस खनिज में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीना आदि प्रमुख है। क्या क्या? तो इस खनिजों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीना आदि प्रमुख है। अब आप जानते होंगे कि इस जगह पे आपका जमशेदपुर जी का टाटा है। तो जो टाटा है तो वहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत तरह का लोहा निकलता है। लोहा निकलने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो है धरवाड़ क्रम का चट्टान है, इसीलिए वहाँ पे ये जो है फैक्ट्री है वो बैठाया गया है। ठीक है, और निकलने के कारण ही वहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि धरवाड़ क्रम का जो चट्टान है इसमें कौन कौन सा चीज़ निकलता है, खनिज निकलते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है तो समझ लीजिए कोलाहन श्रेणी इसको देखो बोला गया, इसी कारण बोला गया क्योंकि ये कोलाहन के क्षेत्र में, आप जानते होंगे, आपको पता होगा कि ये जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां है ये कोलाहन में ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए कोलाहन श्रेणी बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं विंध्यन क्रम। अब देखते हैं विंध्यन क्रम में हम थोड़ा सा देखते हैं कि दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। जो दक्षिण भारत है, केरल उरल, तमिलनाडु उरल, जो ये सब क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, लेकिन झारखंड में इसका अवशेष नहीं पाया जाता। मतलब ये कडप्पा क्रम का जो चट्टान है, इट मीन्स ये है कि विंध्यन क्रम से पहले ही ये कडप्पा क्रम का चट्टान आया था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे विंध्यन इसलिए लिखिए क्योंकि हम झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया का ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ये विंध्यन के पहले कडप्पा हुआ, लेकिन झारखंड में ये पाया नहीं जाता। ये कडप्पा क्रम का जो चट्टान है वो झारखंड में पाया नहीं जाता है। तो इसके बाद किसका विकास हुआ था? विंध्यन क्रम का, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, लेकिन झारखंड में इसका अवशेष नहीं पाया। ठीक है, नहीं पाया जाता है। कडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। देखिए, मैंने बताया कि कडप्पा के बाद ही विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था देश में, जो झारखंड में भी पाया जाता है। इट मीन्स मतलब देश में पाया जाता है, तो ये चट्टान जो है झारखंड में भी पाया जाता है। कौन? विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। विंध्यन क्रम के अवशेष उत्तर पश्चिम सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो विंध्यन क्रम के जो चट्टान है वो किधर पाए जाते हैं? तो सोन नदी के क्षेत्र में, जिसे रोहतास पठार के दक्षिण छोर कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है कि किसको? जो सोन नदी का जो क्षेत्र है वो क्या बोला जाता है? रोहतास पठार का दक्षिण छोर। ठीक है, यह परतकार चट्टानों क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जिसमें बलुआकस्म, शैल, चूना पत्थर आदि प्रमुख है। आप अगर थोड़ा देखें तो यहाँ पे आइए, मैप के माध्यम से देखिए, तो मैंने क्या बताया कि विंध्यन क्रम के अवशेष उत्तर पश्चिम सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ से ये जो है सोन नदी, अगर आप देखिएगा तो ऐसे निकल जाती है। ठीक है, सोन नदी कैसे निकलता है? देखिए, सोन नदी अगर आपको दिख रहा होगा तो सोन नदी ऐसे निकल जाए। मैं नदी पढ़ाऊंगा तो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखिए, विंध्यन क्रम का जो चट्टान को ऐसे ब्लैक से मैंने इंडिकेट किया है, तो विंध्यन क्रम का जो चट्टान है झारखंड में वो सिर्फ इतने ही क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सोन नदी, और सोन नदी जो झारखंड के सिर्फ इसको टच करके निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस समय पारसनाथ का भी उत्थान हुआ। पारसनाथ विंध्यन पर्वत का ही आगे की ओर निकला हुआ भाग है, और इसी समय मतलब ये विंध्यन क्रम का जो चट्टान था, उसी समय जब इसका निर्माण हुआ था तो उसी समय पारसनाथ का भी उत्थान हुआ था। ठीक है, और बोलता है कि पारसनाथ जो है विंध्यन पर्वत का ही आगे की ओर निकला हुआ भाग है। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि पारसनाथ का उत्थान किस क्रम के चट्टान के समय हुआ था? तो विंध्यन क्रम के चट्टान के समय पारसनाथ का निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोनिफेरस क्रम के चट्टान। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है। कार्बोनिफेरस क्रम मीन्स कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण इसी काल में हुआ था। अब क्या है, संपूर्ण भारत में, दुनिया बोल दीजिए, ठीक है, सिर्फ झारखंड इंडिया नहीं बोली, पूरी दुनिया बोली, हिमानीकरण हुआ था पूरा दुनिया का। ठीक है, दुनिया में मतलब पूरा पृथ्वी का, ऐसा समझिए। तो झारखंड भी उसमें आ गया। तो बोलता है कि कार्बोनिफेरस क्रम में गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण इसी काल में हुआ था। क्वेश्चन हो सकता है कि गोंडवाना का हिमानीकरण किस काल में हुआ था? तो कार्बोनिफेरस क्रम में हुआ था। ठीक है,
इससे संपूर्ण प्रायद्वीपीय सहित झारखंड में हिम चादरों से ढक गया था। मतलब इससे संपूर्ण प्रायद्वीपीय सहित झारखंड भी हिम चादरों से ढक गया, अभी मैंने वही बताया। ठीक है, इट मीन्स पूरा जो है बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, ठीक है, सब कुछ बर्फ से ढक गया। इसके अवशेष नदियों के निचले भागों में पाए जाते हैं। मतलब आप देखिए, अब थोड़ा समझिए, अब बर्फ है ये, ठीक है, तो बर्फ देखिए जम जाता है तो उसके नीचे तो पानी नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वही बोल रहा है कि इसके अवशेष नदियों के निचले भागों में पाए जाते हैं। झारखंड के दक्षिण पूर्व भाग में तालचर श्रेणी में इसके अवशेष पाए गए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि तालचर श्रेणी में क्या पाया गया था, इसके अवशेष पाए गए थे, किसके, ये हिमानीकरण के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के हटने के कारण सभी भू आकृतियां प्राय लोप हो गई, क्योंकि एक तो हिम चादर ने पूर्व निर्मित स्थलाकृतियों को ढक दिया। थोड़ा समझिए, यहाँ तक कोशिश करते हैं। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के हटने के कारण, इट मीन्स जब हिम चादर और बर्फ ही बर्फ था, तो जब बर्फ के हटने के कारण क्या हुआ कि सभी भू आकृति, जो भूमि का जो आकृति, ठीक है, प्राय लोप का मतलब ढलाव, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार समझ लीजिए, इस प्रकार ढलाव, क्योंकि एक तो हिम चादर ने पूर्व निर्मित स्थलाकृति को ढक दिया। क्योंकि क्या हुआ था कि पहले जो स्थल था, भूमि था, उसको तो ढक दिया था, तो दूसरी ओर हिम चादरों ने पहाड़ियों के अपर्दन करके उन्हें समतल बना दिया। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये पूरा ढका हुआ है। अब यहाँ से अगर बर्फ पिघलेगा तो ये पिघल के कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो जब बर्फ पिघलेगा तो पहाड़ियों का भी तो अपर्दन कर दिया, क्योंकि ढलेगा तो मिट्टी उट्टी सब लेके अपने साथ चलाएगा। तो वही चीज है कि दूसरी ओर हिम चादरों ने पहाड़ियों का अपर्दन करके उन्हें समतल बना दिया। समतल मतलब बराबर, ठीक है, हो सकता है इसको ऐसे नहीं, हो सकता बराबर कर दे, इस प्रकार कर दे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बाद इस भूभाग में नीरस तरंगित स्थलाकृति का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि जब कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बाद जब पूरे बर्फ हट गया, खत्म हो गया, ठीक है, तो इस भूभाग में नीरस तरंगित स्थलाकृति का निर्माण हुआ। मतलब स्थल का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं, स्थल नहीं था पहले, स्थल था, लेकिन स्थल जो है दिख नहीं रहा था। तो ये सेंस बोल रहा है, यही क्वेश्चन सेंस दे रहा है कि बर्फ का जब हटा तो क्या दिखा, स्थलाकृति का निर्माण हुआ, मतलब स्थल हमको दिखने लगा। बाद में धीरे धीरे सरिताओं का विकास हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट है चौथा है परमियन ट्रियासिक क्रम। चौथा जो क्रम है कौन सा है, परमियन ट्रियासिक क्रम। देखते हैं पॉइंट इसमें पहला, कार्बोनिफेरस हिम चादर के निवर्तन के बाद छोटा नागपुर उच्च भूमि में अपर्दन तथा स्थलाकृति का विकास एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्या बोलता है, कार्बोनिफेरस हिम चादर के निवर्तन के बाद छोटा नागपुर उच्च भूमि में अपर्दन तथा स्थलाकृति विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। ये क्या बोलता है कि जो कार्बोनिफेरस हिम चादर है उसके हटने के बाद क्या हुआ ना कि जो छोटा नागपुर के जो उच्च भूमि में क्या हुआ, अपर्दन, मान लो ये उच्च भूमि है, तो इसमें जो बर्फ हटा तो ये क्या बना दिया, समतल बना दिया। तो क्या हुआ, स्थलाकृति दिखा, हमको स्थल दिखा। तो जो वही बोलता है कि स्थलाकृति विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, जिसे परमियन ट्रियासिक युगीन अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बर्फ का हटना और स्थलाकृति का दिखना, समझिएगा बात तो क्या बोल रहे हैं, बर्फ का हटना और अपर्दन, बर्फ का हटना अपर्दन जो हुआ और जिसके कारण क्या दिखा हमको, स्थलाकृति दिखा, स्थल दिखा, और उसी को क्या बोलते हैं, बोला गया परमियन ट्रियासिक युगीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या मूव करते हैं। इस समय उच्च भागों का पर्याप्त अपर्दन हुआ और इसी समय जो उच्च भाग था, जो ऊंचा क्षेत्र था, उसका क्या हुआ, अपर्दन हुआ। ठीक है, महादेव श्रेणी का निर्माण इसी समय हुआ। ये जो महादेव श्रेणी था उसका भी निर्माण इसी समय हुआ। तो क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार आ जाए कि महादेव श्रेणी का निर्माण किस क्रम में हुआ, तो महादेव श्रेणी का निर्माण
परमियन, ठीक है, परमियन ट्रियासिक क्रम में हुआ। हो सकता है तालचर श्रेणी बोल देते, तालचर श्रेणी का जो निर्माण हुआ कब हुआ था, कार्बोनिफेरस क्रम में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। थोड़ा उस समय के अवशेष ढालभूमि में बंजरी के रूप में पाया जाता है। मतलब क्या है कि जो उस समय का जो अवशेष है जो हमको मिला, तो क्या मिला, ढालभूमि का जो क्षेत्र था वो बंजरी के रूप में पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना दामोदर तथा सोन नदी के वंश का पड़ना है। देखिए ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ। इस समय झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना, यहाँ पे जो घटना घटी थी क्या था, तो दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश का पड़ना। भ्रंश का मतलब कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि भ्रंश का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी है हम जानते हैं कि प्लेटों पर हुआ है, टिका हुआ है, तो क्या होता है कि जब दो प्लेट आपस में जब टकराते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई ऊपर चला जाए कोई नीचे आ जाए, प्लेट आएगा टकराएगा तो हो सकता है कि ऊपर कोई नीचे चला जाए। ठीक है, तो उस वही घटना उस समय भी हुआ जब आपस में जब दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश पड़ा, मतलब जब जो आपका ये था क्या बोलते हैं प्लेट जो था वो प्लेट टकराया, ठीक है, भ्रंश पड़ा। तो यह भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण क्या था, काराकोरम श्रेणी का उत्थान। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है, काराकोरम श्रेणी का उत्थान किस कारण से हुआ, तो भ्रंश पड़ने के कारण से हुआ, पहला बात। दूसरा बात ये जो है दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश पड़ने के कारण क्या हुआ, तो काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन बन रहा है कि दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश पड़ने से क्या हुआ, तो काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ, या फिर हो सकता है काराकोरम श्रेणी का उत्थान किन दो जगहों के बीच भ्रंश पड़ने के कारण हुआ, तो दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश पड़ने के कारण हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है गोंडवाना क्रम, जो VBI है, समझ लीजिए VBI है। ठीक है, गोंडवाना क्रम का चट्टान का जो था उसका निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा समझिएगा। परमियन तथा जुरेसिक काल के बीच गोंडवाना काल का निर्माण हुआ, या बोल सकते हैं परमियन तथा जुरेसिक काल के बीच गोंडवाना काल कहा जाता है। ये जो गोंडवाना का जो समय था वो कौन सा था, परमियन तथा जुरेसिक काल के बीच का समय को ही क्या बोला गया है, गोंडवाना काल। ठीक है, आते नेक्स्ट पॉइंट की। गोंडवाना काल को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना काल को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो कोयला युग के नाम से जानते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया कि गोंडवाना क्रम से ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। गोंडवाना काल को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आखिर ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा यहाँ पे आगे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सोन तथा दामोदर नदी में भ्रंश के कारण, देखिए अभी जब मैं परमियन ट्रियासिक क्रम बता रहा था तो वहाँ पे ये पॉइंट आया था, देखिए थोड़ा सा, कि दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश पड़ने के कारण, भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण काराकोरम श्रेणी का उत्थान हुआ। लेकिन जो दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश पड़ा उसका क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सोन तथा दामोदर नदी में भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए। अब भ्रंश का मतलब यह मैंने आपको समझाया कि जब धरती जो है प्लेट पे टिका हुआ है, तो जब दो प्लेट आपस में टकराएगा तो एक ऊपर नीचे होगा, तो जो मान लेते हैं कि ये लेयर, ये प्लेट जो ऊपर चला गया, ये प्लेट नीचे चला गया। ठीक है, तो जो इस प्लेट में जो भी पेड़ पौधे थे वो भी तो नीचे चला गया। तो देखिए वही है, सोन तथा दामोदर नदी में भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए तथा कालांतर में वे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। देखिए वही जो पेड़ पौधा जो अंदर चला गया था वही क्या ले लिया, कोयला का रूप ले लिया। ठीक है, अतः इन नदियों की घाटियों में कोयले का विस्तृत हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन नदियों की घाटियों में कोयले का विस्तृत हुआ। और आप लोग जानते हैं कि सोन नदी तथा दामोदर नदी के क्षेत्र में ही कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, दामोदर नदी में तो ज्यादा, दामोदर नदी के क्षेत्र में। तो जो रीजन आखिर दामोदर नदी के क्षेत्र में ही क्यों कोयला पाया जाता है, तो इसका रीजन जो सबसे बड़ा है यही है कि दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश पड़ा था, और जिसके कारण क्या होता है, कोई जो पेड़ पौधे थे वो धरती में चले गए थे, और वहां पे ही इसी कारण से जो है
कोयला मिलता है। थोड़ा इस बात को दिमाग पे जोर डाल के देखिए, समझिए, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, संपूर्ण भारत में गोंडवाना क्रम को 3 भागों में बांटा गया। जो संपूर्ण भारत में गोंडवाना जो क्रम था उसको 3 भागों में बांटा गया। झारखंड के मध्य गोंडवाना तथा निम्न गोंडवाना का निक्षेप हुआ। जो झारखंड में जो इनका जो मिला था, पाया गया, ये किसमें, तो मध्य गोंडवाना और निम्न गोंडवाना में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रिटेशस युग में यहाँ दक्कन लावा के समान ही लावा का उद्गार हुआ, जिसे राजमहल ट्रैप से जाना जाता है, ठीक है। राजमहल जो ट्रैप है वो क्रिटेशस युग का दक्कन लावा में समान ही है, ठीक है, उसके जैसा है। देखिए, अब किया जो है दुमका, गोड्डा, साहिबगंज जिले में विजित हुआ। ये जो आपका गोंडवाना जो क्षेत्र, गोंडवाना क्रम का चट्टाने कहाँ पाया गया, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज के क्षेत्रों में। देखिए, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है, देखिए ये गोंडवाना क्रम का, ठीक है। तो देखिए, गोंडवाना का मैंने ब्लू से इंडिकेट किया। देखिए, गोंडवाना यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब है नेक्स्ट आपका सेनेजोइक क्रम। सेनेजोइक में क्या हुआ ये समझ लीजिए। हिम निर्माण के पहले संपूर्ण छोटा नागपुर का पठान अपर्दन क्रिया के द्वारा संप्राय मैदान की स्थिति में आ गया था। अब देखिए क्या बोलता है कि हिम निर्माण से पहले, जब हिमालय का निर्माण से पहले, हिमालय का निर्माण से पहले जो था, संपूर्ण छोटा नागपुर का पठान अपर्दन क्रिया के द्वारा, अपर्दन क्रिया का मतलब जो भी पहले जब हिमानीकरण का पड़ा था इसमें, तो क्या हुआ था कि उसका अपर्दन हुआ, जिसके कारण वो समतल हो गया था, ठीक है। तो संप्राय मैदान का स्थिति में आ गया था। डन महोदय के अनुसार हिमालय के उत्थान के कारण छोटा नागपुर का पठार भी प्रभावित हुआ। क्या हुआ है, डन महोदय जो व्यक्ति है, ठीक है, डन के अनुसार जो हिमालय के उत्थान के कारण छोटा नागपुर का पठार भी प्रभावित हुआ। हिमालय के उत्थान के कारण क्या हुआ कि छोटा नागपुर का भी पठार भी प्रभावित हुआ। हिमालय के 3 क्रमिक उत्थानों के कारण छोटा नागपुर के पठार का भी 3 अवस्थाओं में उत्थान हुआ। क्या बोलता है कि हिमालय के 3 क्रमिक उत्थान, मतलब हिमालय का जो बनने का जो कारण है उसका 3 क्रमिक कारण क्या है, उसके कारण ही झारखंड का जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर पठान का भी 3 अवस्था है। तो प्रथम उत्थान क्या है ये समझिए। प्रारंभिक मायोसीन युग में, प्रारंभिक का जो मायोसीन युग में हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ। ध्यान से सुनिएगा, हिमालय का प्रथम उत्थान कब हुआ, तो मायोसीन युग में, ठीक है। तो क्या है, प्रारंभिक मायोसीन युग में हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ। इससे संपूर्ण छोटा नागपुर पठार में हलचल हुई। ये जो संपूर्ण छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था उसमें क्या हुआ, हलचल हुई और पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। ध्यान रखिएगा कि पाट क्षेत्र का उत्थान भी सिनोजोइक क्रम में हुआ था, वो भी प्रथम उत्थान में, ठीक है। उस समय पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया था। मतलब जो पाट क्षेत्र जो था वो रांची पठार, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, तो वहां पे और क्लियर करूंगा। पाट क्षेत्र जो था रांची पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया था। दूसरा उत्थान देखिए, दूसरा उत्थान देखते हैं। जब अंतिम प्लायोसीन युग में हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ, उस समय पुनः छोटा नागपुर पठार में भूगर्भिक हलचल हुई, ठीक है। हलचल का मतलब भूकंप बोल सकते हैं। उस समय रांची पठार का उत्थान हुआ, उत्थान 1000 फीट तक हुआ। अब देखिए, प्रथम में पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ, दूसरे में क्या हो रहा है, रांची पठार का उत्थान हो रहा है। ध्यान रखिएगा, रांची हजारीबाग का पठार, रांची हजारीबाग का पठार एक ही पठार है जिसको दामोदर नदी 2 भागों विभाजित करती है। थोड़ा सी बात को यहाँ पे जोर दीजिएगा कि क्वेश्चन आता है कि रांची तथा हजारीबाग पठार को कौन सी नदी बांटती है, तो ध्यान रखिएगा कि हजारीबाग पठार तथा रांची पठार को दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है JSSC एग्जामों में, ठीक है। और इसी से ये दूसरा, पहला उत्थान में पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ, दूसरे उत्थान में आपका हजारीबाग पठार का निर्माण हुआ, रांची का। नेक्स्ट पॉइंट है, रांची हजारीबाग पठार के उत्थान के साथ क्या है कि रांची हजारीबाग पठार के उत्थान के साथ पुनः पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ और फिर इसी दूसरा उत्थान में ही पाट क्षेत्र का भी
उत्थान हुआ। उस समय पाठ क्षेत्र 2000 फीट से अधिक ऊपर उठ गया था। मतलब क्या है, पहला जो उत्थान हुआ था उसमें 1000 तक ये उठा था, और जब दूसरा उत्थान हुआ इसका तो 2000 फीट तक ये ऊपर उठ गया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा उत्थान देखते हैं इसका। तीसरा उत्थान में क्या है, तीसरा उत्थान प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ठीक है, संपन्न हुआ। उस समय रांची पठार का निचले भाग का उत्थान हुआ। ये जो था रांची पठार और हजारीबाग पठार का जो निचला भाग है, ये क्षेत्र, नीचा क्षेत्र, उसका निर्माण इसी प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा उत्थान से पाठ क्षेत्र 3000 से 3600 फीट तथा रांची हजारीबाग पठार जो है 1000 से 2000 फीट ऊपर उठ गया। फर्स्ट में पाठ क्षेत्र 1000 तक उठा, दूसरा उत्थान में 2000 फीट तक उठा, तीसरा उत्थान में जो है ये 3000 से 3600 फीट तक ऊपर उठ गया। ठीक है, और क्या है आगे, जहां सबसे ऊंचा पठार पाठ क्षेत्र है, और आज झारखंड का जो सबसे ऊंचा पठार कौन है, पाठ क्षेत्र ही है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 900 से 1000 मीटर के मध्य, सर 1100, और इस समय जो पाठ क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है कितना है, 900 से 1100 मीटर के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस उत्थान के फलस्वरूप नदियां पुनर्जीवित हो गई, जिसके अपर्दन चक्र में तेजी आ गई। स्वर्णरेखा, कांची, रारू, उत्तरी कोयल, शंख नदी के ऊपरी मार्गों में जल का प्रपात का निर्माण हुआ, और इसी तीसरा उत्थान के कारण ही जो स्वर्ण नदी, कांची नदी, रारू है, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र में प्रपात बना था। ठीक है, फॉल, जिसको लोग बोलते हैं फॉल। ठीक है, अब लास्ट है इसमें देखिएगा नवीन निक्षेप। अब नवीन निक्षेप के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। पठारी भाग जो अपर्दन के कारण मैदान की स्थिति में आ गए, जो बोलता है कि जो पठार का जो क्षेत्र था और अपर्दन के कारण जो मैदान में बदल गया, तथा कहीं कहीं पर इनमें ग्रेनाइट के उच्च भाग पाए जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि इसमें ग्रेनाइट का बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, मोनोडोनोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अपर्दित मैदानी भूभाग के रूप में, क्या बोलता है कि जो अपर्दित मैदानी भूभाग है, मतलब जो अपर्दन से जो मैदान बना था, ठीक है, भूभाग का निर्माण रूप में जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है उनमें निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपर्दित निम्न भूभाग, अजय बेसिन, पंच परगना मैदान तथा शंख एवं दक्षिणी कोयल बेसिन क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, ये जो मतलब कि सेंस ये बोल रहा है कि जो अपर्दित से जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ उसमें कौन कौन क्षेत्र है, तो वो देवघर का जो अपर्दित निम्न भूभाग है, उत्तरी कोयल का बेसिन है, पंच परगना का मैदान है, शंख एवं दक्षिण कोयल का बेसिन का क्षेत्र है। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजमहल की पहाड़ी जो बेसाल्ट से बनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये VVI कर लीजिएगा, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, आप कीजिएगा, ये जो पॉइंट है इसको VVI कर लीजिएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ जो बेसाल्ट से बनी है, ये राजमहल का जो चट्टान है, पहाड़ है, वो किस चट्टान से बना है, तो बेसाल्ट से बना है। ठीक है, आइए मैप में इसको देखते हैं कहाँ पाया जाता है ये। तो देखिएगा, राजमहल का जो ट्रैप है वो सिर्फ यहाँ पे इतनी क्षेत्र में ये राजमहल का ट्रैप है। ठीक है, और जो भी नवीनतम चट्टान मैंने बताया वो नवीनतम चट्टान ग्रीन से मैंने इंडिकेट किया, देखिए यहाँ पे ये पाया जाता है इस क्षेत्र में, इतने क्षेत्रों में। ठीक है, फिर ये क्षेत्र में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी थोड़ा क्षेत्र थोड़ा बहुत ये पाया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का क्लास मैं ख़त्म करता हूँ। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।